और चलिए बात अब उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड के मरीज बढ़े हैं। पिछले एक हफ्ते में तेजी से बढ़ा है संक्रमण। शनिवार को एक साथ 24 नए मामले कोविड के सामने आए हैं। फिलहाल प्रदेश में 37 एक्टिव केस हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर एक बार फिर से कोविड के नए मरीज सामने आए हैं और कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में तेजी से ये संक्रमण बढ़ा है, यानी कि आपको सतर्कता फिर से बरतनी है। और शनिवार को 24 नए मरीज आए हैं कोविड के। तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि अगर कोविड के मरीज ऐसे ही बढ़ते हैं, सामने आते हैं, तो किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट देना है। और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। तो प्रदेश में फिलहाल 37 एक्टिव मामले हैं। सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पे हमारी सहयोगी भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, 24 कोरोना के एक्टिव सामने नए मामले आए हैं। अब इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से व्यवस्था कर रहा है ताकि अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा? हॉस्पिटल में अरेंजमेंट किए जा रहे हैं कोविड के मरीजों के लिए, लेकिन सबसे जो चिंताजनक बात है वो है देहरादून में बढ़ता हुआ संक्रमण। कल देखिए एक साथ 21 नए पॉजिटिव केसेस आ गए हैं। और इसके अलावा अगर मैं पिछले एक हफ्ते की बात करूं तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि देहरादून में ही जो कोविड के मरीज हैं उनकी रिपोर्ट लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव आ रही है। जो टेस्ट हो रहे हैं वो लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात है। 20 दिन बाद चारधाम यात्रा चांदनी शुरू हो जाएगी उत्तराखंड में, और जिस तरीके से पूरे देश भर में कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं उसका असर ये कह सकते हैं कि यहां पर दिखना भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भी कोविड के मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं। अभी बॉर्डर पे चेकिंग की बात अगर हम करें वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। कोविड प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें वो कहीं पर अभी तक लागू नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए। इसके अलावा मास्क भी कहीं पर भी अगर आप जाएंगे पब्लिक प्लेसेस में तो आपको नहीं दिखने वाला है। यानी कि अब सरकार को भी चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि ये तेजी से सुनिश्चित किया जाए कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लगाना होगा ताकि सख्ती भी दिखाई जाए, क्योंकि अगर ये संक्रमण तेजी से बढ़ता है तो वाकई में चिंता की बात हो जाएगी। क्योंकि चारधाम यात्रा देखिए करीब है। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊं यहाँ पर कि एक डेथ भी हो चुकी है कोविड की, अगर पिछले एक हफ्ते में ही हम देखें। हालांकि डॉक्टर से जब बात की जा रही है, डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि रिकवरी रेट भी ठीक है, रिकवरी रेट भी हो रहा है। भले ही कोविड के मरीज आ रहे हैं लेकिन रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कल जिस तरीके जैसे ही लेना होगा, इसीलिए सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेई पेपर लीक मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी बीजेपी नेता संजय धारीवाल को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को 4,25,000 रुपए कैश, कुछ ब्लैंक चेक और साथ ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। संजय धारीवाल जेई पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है और पुलिस की जांच में सामने आया कि संजय धारीवाल ने करनाल में अपने भाई के एक मकान पर अभ्यर्थियों को ले जाकर वहां पेपर सॉल्व करा कर आया था। और संजय धारीवाल मोहम्मदपुर जटगांव का ग्राम प्रधान भी है और मंगलोर क्षेत्र में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रह चुका है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है और साथ ही जेई पेपर लीक और साथ ही पटवारी पेपर लीक दोनों मामलों में अब तक 38 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिनसे पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह जेई परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहां पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहां पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहां टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले। और ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं हरिद्वार से संवाददाता। पुलकित, जेई पेपर लीक की बात कर ले या फिर भर्ती घोटाले की बात कर ले, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर है। 38 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक कहां तक पहुंची है? देखिए, हरिद्वार में जो एसआईटी जांच कर रही थी वो 2 पेपर लीक मामलों की जांच कर रही थी, जिसमें एक पटवारी पेपर लीक मामला और उसके बाद सामने आया था जेईई पेपर लीक मामला। दोनों ही मामलों में परत दर परत पुलिस ने जो है जांच की है और अब तक कुल 38 लोगों को इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इन जो 38 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे कि शुरुआत में जो एक नाम आया था संजीव चतुर्वेदी, जो कि लोक सेवा आयोग में खुद अनुभाग अधिकारी था, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि जो पेपर है, जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी बनी रहे और उसमें पूरी तरह से गोपनीयता बनी
रहे, लेकिन उसने खुद ही गोपनीयता भंग करते हुए पेपर लीक करने में वो शामिल हुआ। उसकी पत्नी थी और भी कई बड़े नाम थे। लेकिन उसके बाद जो जेईई पेपर लीक का जो मामला सामने आया, उसमें जो बड़ा नाम निकल कर आया वो आया बीजेपी नेता संजय धारीवाल का। संजय धारीवाल जो था वो मंगलौर क्षेत्र में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था और अभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भी था। हालांकि जैसे ही उसका इस मामले में नाम सामने आया, बीजेपी ने जो है उससे इस्तीफा ले लिया था और उसके बाद वो बीजेपी का नेता नहीं रहा था। तो लगभग 2 महीने का समय हुआ है, तब से जो है कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई और संजय धारीवाल जो है वो फरार चल रहा था। पुलिस जो है एसआईटी जो मामले की जांच कर रही थी वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसी जगहों पर, कई जगहों पर जो है छापेमारी कर रही थी उसकी तलाश में और उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था और इसी के लिए उस पर जो है 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई थी। हाल ही में उसकी कुर्की के लिए प्रक्रिया भी जो है शुरू कर दी गई थी और बहुत जल्द उसकी कुर्की होने वाली थी, लेकिन इस बीच जो है पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पुलिस को जो है 4.25 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, ब्लैंक चेक भी बरामद हुए हैं और कुछ ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो कि अभ्यर्थियों से लिए गए थे। तो अब ये एक बड़ा नाम जो है इसमें सामने आया है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 38 लोग इसमें दोनों मामलों में जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर टीम की मानी जा सकती है और कई सारे सबूत भी पुलिस को हाथ लगे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बात करते हैं पर्यटन के क्षेत्र में, ऋषिकेश अपनी एक अलग पहचान रखता है और यही कारण है कि यहाँ साल भर देशी विदेशी पर्यटक आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ के गंगा तट लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं। बीते 5 साल में गंगा के असुरक्षित घाटों पर कई पर्यटक मौत के आगोश में समा गए हैं। गंगा में राफ्टिंग, कैंपिंग के साथ साथ मौज मस्ती पर्यटकों पर भारी पड़ रही है। गंगा तट से लगे हुए तीनों जिलों के सीमा विवाद में पर्यटकों की जान जा रही है। घाटों पर ना तो पुलिस और ना ही पर्यटकों के बचाव के कोई साधन। कौड़ियाला से लेकर ऋषिकेश तक 35 किलोमीटर के राफ्टिंग जोन में आए दिन गंगा में डूबने की खबरें, सुर्खियां बनती रहती है। लेकिन ऐसे में 3 जिलों की पुलिस इन बीते 5 सालों से सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आती है। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्योंकि नैनीताल एक ऐसी जगह है जहां पर अक्सर देखा जाता है कि लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरह से बीते 5 सालों के अगर आंकड़े की बात करें तो 150 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन किस तरीके से वहां पर व्यवस्था करता है, अगर व्यवस्था सही हो तो इस तरह से स्थिति सामने देखने को ना मिले? चांदनी, आपको बताना चाहूंगा, ऋषिकेश पूरे वर्ल्ड के नक्शे पर राफ्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ गंगा में जो रैपिड हैं वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, इसको लेकर बड़ी संख्या में साहसिक पर्यटन के लिए युवा और अलग अलग देशों से लोग यहाँ पहुंचते हैं और राफ्टिंग का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन 35 किलोमीटर का जो कौड़ियाला से लेकर ऋषिकेश तक का ट्रैक है, उसमें जो घाट बने हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ना वहां पर जल पुलिस की व्यवस्था है, ना ही घाटों पर नहाने के लिए या सेल्फी जब लोग लेते हैं तो पैर फिसल कर गंगा में गिर जाते हैं। पानी इतना गहरा है कि उससे निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। बीते 5 साल की बात करें तो 190 के आसपास लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और मजेदार बात यह है कि इसमें 3 जिलों की जो पुलिस है उसके जिम्मे इन पर्यटकों की जान की सुरक्षा होती है। लेकिन चांदनी, ये लोग बिल्कुल भी अपनी जो जिम्मेदारी है आशीष तो क्या ये समझा जा 3 जिलों की पुलिस के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, तो क्या वो राम भरोसे ही चीजें चल रही हैं? अब तक 190 लोगों की जान जा चुकी है, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिल्कुल चांदनी, ये पूरी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जान जो जिम्मेदारी बनती है, जो पर्यटकों को पूरा आमंत्रित तो करता है। और राफ्टिंग और सेल्फी और जो ये कैंपिंग का जो क्षेत्र है, इसमें जितने भी घाट हैं वो पूरे असुरक्षित हैं। जल पुलिस की कहीं भी कोई तैनाती नहीं है, किसी भी तरह का पुलिस का कोई भी जो बड़े बड़े घाट हैं कोई भी जवान वहां पे नजर नहीं आता जो पर्यटकों को रोके और उसको बोले कि यहाँ नहाना खतरनाक हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर दिख रही हैं उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अगर व्यवस्थाएं ऐसी आगे भी नजर आई तो ना जाने वहां पर जो लोग जाते हैं उनकी क्या स्थिति होगी, क्या वहां पर हालात होंगे। हालांकि प्रशासन को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, व्यवस्थाओं को ठीक करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी